हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आई एम आभा। आज हम मनी के बारे में पढ़ेंगे और इसके फॉर्म्स कितने होते हैं। हमारा मनी एंड बैंकिंग चैप्टर चल रहा है ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 12। ठीक है, आइए समझते हैं मनी को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। मनी इज़ अ थिंग दैट वाज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, मनी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कॉमनली यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, उसको क्या करेगी, पार्टी एक्सेप्ट कर लेगी और मना नहीं करेगी क्योंकि ये ऑथराइज है बाय द गवर्नमेंट। अब मनी की डेफिनेशन की बात करें तो मनी इज़ डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट दैट सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, जो हमें क्या मीडियम ऑफ एक्सचेंज में हमारी हेल्प करती है, यानी कि मनी को दे के हम कोई भी गुड्स ले या दे सकते हैं। ठीक, स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि मनी को स्टोर कर सकते हैं, छोटी से छोटी जगह कहीं भी स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। मेजर्स ऑफ वैल्यू, यानी कि जो मनी की यूनिट है उसको आसानी से मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, हमें पता है कि 100 रुपीज़ है हमारे पास, तो 100 रुपीज़ में हमें कितनी चीज़ मिल जाएगी, ठीक है, उसको हम मेज़र कर सकते हैं, तो ये मेजरिंग यूनिट भी है। स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। अब डेफर्ड पेमेंट क्या है? डेफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर अगर हमें किसी से कॉन्ट्रैक्ट करना है कि इन फ्यूचर हम आपको उसका पेमेंट करेंगे, तो मनी के फॉर्म में उसको आसानी से किया जा सकता है। और अगर कोई भी इंक्रीमेंट होता है तो उसको भी हम मनी के फॉर्म में मेज़र कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी से 1 kg राइस लिया। ठीक है, 1 kg राइस कितने का है? 50 रुपीज़ पर kg आपने राइस लिया। ठीक, और इन फ्यूचर वो 60 रुपीज़ हो रहा है, तो आपको कितना पेमेंट करना है? पर केजी के हिसाब से उसको 60 रुपीज़ वापस करने होंगे। ठीक है, तो मनी के फॉर्म में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है वो भी हमारा मेज़र हो जा रहा है। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड है डेफर्ड पेमेंट, यानी कि फ्यूचर पेमेंट में हम मनी के फॉर्म में कर सकते हैं आसानी से, और इसको आसानी से मेज़र भी कर सकते हैं। ठीक, बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। ठीक है, बार्टर सिस्टम चलता था जब मनी नहीं था, तो बार्टर सिस्टम में क्या था, एक पार्टी गुड्स देती थी और दूसरी पार्टी उसको वो गुड्स देती थी जिसकी ज़रूरत उसे थी। ठीक है, उसे होती थी। मान लीजिए आपके पास राइस है, ठीक है, आपको वीट की ज़रूरत है, तो आप ऐसी पार्टी को ढूंढेंगे जिसके पास वीट होगा और जो आपकी राइस ले ले, यानी जिसकी वांट्स क्या हो, राइस की हो। ठीक, इट इज़ आल्सो नोन एज सीसी इकोनॉमी, यानी कि कमोडिटी दे के कमोडिटी ले रहे हैं, तो ये सीसी इकोनॉमी भी कहते थे, यानी कमोडिटी टू कमोडिटी। डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, अभी मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आपके पास राइस है, ठीक है, और आपको वीट की ज़रूरत है, तो आप ऐसे पर्सन को ढूंढोगे जिसके पास वीट हो और वो आपकी राइस ले ले। ठीक है, उसको राइस की ज़रूरत हो, यानी कि आपकी ज़रूरत है वीट और सामने वाले पर्सन की ज़रूरत है राइस। ठीक है, तो ऐसे दो लोगों को मिलना ज़रूरी होता था बार्टर सिस्टम में। डीमेरिट्स क्या हैं? अब डीमेरिट्स भी होंगे, तभी मनी इंट्रोड्यूस की गई। डिफ़िकल्टी ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ फंड्स। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हमें वीट की ज़रूरत है तो सामने वाले पर्सन के पास वीट होनी चाहिए, या फिर हमारे पास राइस है, सामने वाला पर्सन राइस ही लेगा। ठीक है, तो डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स होना बहुत मुश्किल हो जाता था, जो कि बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा डिमेरिट्स है। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, यानी कि कोई कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं होती थी, मतलब कि राइस के प्राइस कम ज़्यादा हो सकते हैं, वीट के प्राइस कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो हम कॉमोडिटी के बेसिस पे किसी भी चीज़ को वैल्यू नहीं कर सकते। ठीक है, ये मेजरिंग यूनिट नहीं हो सकती कोई भी कॉमोडिटीज़। ये भी एक डिमेरिट था बार्टर सिस्टम का। लैक ऑफ अ सिस्टम फॉर फ्यूचर पेमेंट, यानी कि हम कॉमोडिटी के बेसिस पे, किसी गुड्स के बेसिस पे फ्यूचर पेमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लैक ऑफ सिस्टम ऑफ स्टोरेज, हम फूड ग्रेन्स को स्टोर करके भी नहीं रख सकते, वो हमारी ख़राब हो सकती हैं, या कोई भी चीज़ है वो समय के साथ ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो हम स्टोर भी नहीं कर सकते। ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, अगर
ट्रांसफ़र की बात करें तो हम ट्रांसफ़र भी नहीं ईजिली कर सकते। मनी को तो हम ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अगर फूड ग्रेन्स या बाकी चीज़ अगर लार्ज क्वांटिटी में होगी तो हम उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक, अब आते हैं फंक्शंस ऑफ मनी। देयर आर 2 फंक्शंस ऑफ मनी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को हम मेन फंक्शंस भी कहते हैं। मेन फंक्शन क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो मनी को हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं। ठीक है, गुड्स लेके उसको मनी में पेमेंट कर देते हैं। मेजर्स ऑफ वैल्यू, यानी कि मनी के टर्म में हर चीज़ की हम वैल्यू क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं कि ये चीज़ जो है वो कितने रुपए में आएगी। सेकेंडरी को हम सब्सिडरी फंक्शन भी कहते हैं। डेफर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट हमने आपको बताया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि मनी के टर्म में हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को हम स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा और इसकी जो वैल्यू है उतनी की उतनी ही रहेगी। ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, यानी कि हम इसको आसानी से, मनी को आसानी से क्या कर सकते हैं? ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, भले वो लार्ज क्वांटिटी में हो तो भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर आता है फॉर्म्स ऑफ मनी। देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ मनी। नंबर 1 इज़ फिएट मनी। फिएट मनी क्या होता है? मनी बाय ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, वो मनी जो गवर्नमेंट के ऑर्डर से दी गई है। ठीक है, यानी कि रुपी। ठीक है, हमारे इंडिया में रुपी को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर कोई हमें पेमेंट रुपए में कर रहा है तो हम उसको मना नहीं कर सकते क्योंकि वो गवर्नमेंट के ऑर्डर से है। तो इस मनी को हम क्या कहेंगे? इस मनी को हम फिएट मनी कहेंगे। फिर सेकेंड वन इज फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी क्या होता है? मनी हैविंग ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पे, यानी कि फिड्यूशरी मनी एक्सेप्ट करने के लिए पेयर एंड पे के बीच में ट्रस्ट होना ज़रूरी है। मान लीजिए पेयर जो दे रहा है, चेक कह सकते हैं, अगर पेयर चेक दे रहा है पे को, तो पे को अगर ट्रस्ट होगा तो वो एक्सेप्ट करेगा। वो एक्सेप्ट भी कर सकता है और उसे रिजेक्ट भी कर सकता है। लेकिन अगर इन कैश पेमेंट होगा, रुपीज़ में पेमेंट होगा, तो वो रिजेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो क्या है? वो फिएट मनी है। लेकिन फिड्यूसरी मनी को वो एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो ये किस पे बेस्ड होगा? ये ट्रस्ट पे बेस्ड होगा बिटवीन पेयर एंड पे। दिस मनी इज कॉल्ड फिड्यूसरी मनी। फिर आता है फुल बॉडी मनी। फुल बॉडी मनी क्या होती है? कमोडिटी वैल्यू इक्वल होती है मनी वैल्यू के। मान लीजिए आपके पास 1 रुपये का कॉइन है, ठीक है, तो उसकी जो मनी वैल्यू कितनी है? 1 रुपये। और जो उसमें चीज़ यूज़ हुई है, यानी कि जो भी मेटल उसमें यूज़ हुआ है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 रुपये यूज़ होनी चाहिए। यानी कि इन फ्यूचर हम उसको मेल्ट करके मार्केट में सेल करें तो उसकी वैल्यू 1 रुपये में वो चला जाए। ठीक है, वो मेटल कितने में चला जाए? 1 रुपये में चला जाए। तो ऐसी मनी क्या होगी? फुल बॉडी मनी, यानी कि उसकी मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू के इक्वल है। क्रेडिट मनी क्या होगी? मनी वैल्यू ज़्यादा होगी कमोडिटी वैल्यू से। मनी वैल्यू कैसे? मान लीजिए 1 रुपये का आपके पास कॉइन है, ठीक है, और उसकी मनी वैल्यू क्या है? 1 रुपये। कमोडिटी वैल्यू, क्योंकि उसमें जो मेटल लगा है वो 1 रुपीज़ से कम है, तो आप उसको मेल्ट करके इन फ्यूचर मार्केट में बेचने जाओगे तो 1 रुपीज़ से कम का जा रहा है, यानी 50 पैसे या 75 पैसे का जा रहा है। इस केस में वो मनी क्या होगी? वो क्रेडिट मनी होगी, यानी कि मनी वैल्यू ज़्यादा होगी कमोडिटी वैल्यू से। ओके, तो ये थे हमारे फॉर्म्स ऑफ मनी। फिर आते हैं मनी सप्लाई क्या होता है, क्रेडिट मनी क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक क्या है, तो ये हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।